नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वक्तव्य को लेकर के। अभी नाविका कुमार और सुशांत सिन्हा के साथ उनका लंबा इंटरव्यू था, 1 घंटा 14 मिनट का। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए, बीच में भावुक भी हुए, लेकिन एक जगह आकर के जो उन्होंने तेवर दिखाए हैं और जो खुलासे कर गए वो, उससे पता चलता है कि देश के भीतर से ही नहीं, देश के बाहर से भी उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने, उनकी वापसी ना होने पाए, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री ना बनने पाए, इसे रोकने के लिए तमाम तरह की साजिशें रची जा रही हैं। मैं अपने मेहमान को जोड़ लेता हूं, उसके बाद उस इंटरव्यू का स्पेसिफिकली वो अंश मैं आपको सुनवाता हूं जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने खुलासा किया है। और केवल कहा और खुलासा नहीं किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो तीव्रता दिखाई दे रही है ये केवल 4 जून तक है। इसका मतलब ये है कि 4 जून के बाद उनको ठंडा करने या उनका इलाज करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। तो जोड़ लेते हैं सीधे, मेरे साथ चीन से जुड़ रहे हैं सुमित जैन साहब। जियोपॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि जो हमारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और दूसरी तमाम एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी बहुत बारीक नजर रखते हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ओंकार जी नमस्कार। सीधा जय श्री राम, वो भी चाइना की धरती से। बहुत स्वागत है आपका। सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक्चुअल में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के जवाब में कहा क्या है। जो तीव्रता है इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों का सामर्थ्य होगा और दुनिया भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य को नए सिरे से देखना शुरू करेगी। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, अपना कमेंट नहीं कर रहे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। भारत के लोगों के बहुत सी अंदरूनी जो शक्ति होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। वो आपातकाल के चुनाव के बाद देश ने देख लिया है कि भारत का गरीब के मगर आदमी में भी लोकतंत्र, स्वतंत्रता, ये आदर्श क्या होते हैं उसने दिखाया है। और इसलिए इसमें तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि जब दीपक बूझने को होता है ना तो लौ फटफड़ाती है। तो ये वो फटफटाहट है। अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है जी। सुमित जी, प्रधानमंत्री का इशारा किस किस तरफ है ये तो हम और आप समझ ही चुके हैं, और जिनकी तरफ इशारा है वो भी समझ गए होंगे। बहुत ही तल्ख और बहुत ही कड़े शब्दों में उन्होंने ये वक्तव्य दिया है हमारे देश के भीतर भी। और अगर बाहरी ताकतों की मैं बात करूं तो ट्रूडो जो है वो एक गुरुद्वारे में पहुंचते हैं, वहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। 3 भारतीयों को ठीक इसी समय गिरफ्तार किया जाता है और कहा जाता है कि साहब निज्जर की हत्या में ये शामिल हैं। गोलमोल बातें की जाती हैं। पहले इन्हीं ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था कि साहब इंडियन गवर्नमेंट का इसमें हाथ है या हमारी एजेंसियों का
इसमें हाथ है। ब्रिटिश अदालत में कोविशील्ड को लेकर के चुनाव के दौरान ही सुनवाई शुरू होती है और बेहुदा टिप्पणियां की जाती हैं, देश के बाहर भी और देश के भीतर भी। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में हेडलाइन बनती है साहब, और हेडलाइन क्या है? इंडिया पीएम हैज लिंक्स टू मास रेपिस्ट। जो एचडी देवगौड़ा के पोते की वीडियो वगैरह, सीडी वगैरह बरामद हुई, उसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार हेडलाइन बनाता है। इसके अलावा अमेरिका का बयान आता है हमारे चुनाव के बीच में कि हम पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर के बहुत गंभीर हैं और भारत को भी गंभीरता से इसे लेना चाहिए, और जो जांच भारत करवा रहा है हम उसकी नतीजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी चुनाव के बीच में चीन जो है काराकोरम में निर्माण कर रहा है, ये खबर फ्लैश की जाती है। और गार्जियन में एक खबर छपती है, लंदन से छपने वाले अखबार में, कि भारत जो है वो पाकिस्तान में आतंकवादियों को निपटवा रहा है किराए के, जो है भाड़े के अपने गुर्गों के द्वारा। नेपाल की नई मुद्रा पर भारत के कुछ हिस्सों के चित्र छपते हैं। ये सब क्या है साहब? ये हस्तक्षेप नहीं है तो क्या है? और भारत में अलग अलग समूहों को उकसा करके, भड़का करके मोदी सरकार के खिलाफ उनको मत देने के लिए तैयार करना नहीं है तो क्या है? ओंकार जी, पहली बात ये है, पहले चलते हैं सीधा राहुल गांधी पर और मोदी जी के ऊपर। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। मोदी जी ने जब बोला कि वो यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, बेशक वो भारत के अंदर हैं या भारत से बाहर हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। अब ये जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है उसका रीजन मैं रीजन बताता हूं आपको। जो यहाँ पर हमारे वोटर हैं उन्हें मालूम है कि स्टेट के इलेक्शन होंगे तो वोट किसको करना है, सेंटर की इलेक्शंस होंगे तो वोट किसको करना है और किस मुद्दों पे करना है। इतनी समझ पॉलिटिक्स की, इवन अमेरिका के अंदर जो हम कहते हैं कि विकसित सबसे शक्तिशाली देश है, उनको भी नहीं मालूम वोटर को कि वोट करना किसको है। एक तो समझ बूझ की जो दाद देनी पड़ेगी हमारे वोटर की, मोदी जी ने उसकी तरफ इशारा भी किया है। ये लोग ये समझते हैं कि भाई अगर रशिया ने, जैसे लास्ट टाइम इन्होंने बोला था 2020 में अमेरिका के इलेक्शन में कि रशिया ने इंटरफेरेंस किया हमारे इलेक्शंस में और पूरा पासा ही पलट गया, ये अमेरिका का दावा था। यानी कि वहां पर सोशल मीडिया पे कोई चीज चलती है तो वहां पर वोटर्स इतने समझदार नहीं है कि वो ये तय कर सके कि उनके देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मैंने पहले बोला आपको दो चीजें बात करेंगे, एक है मोदी जी, दूसरा है राहुल गांधी। अब ये जो इंटरफेरेंस है ये क्यों होती है या कहां से शुरू हुई? ये 1 साल से चल रहा है, और जब राहुल गांधी दुनिया भर में धक्के खाए उन्होंने, उसके बाद उन्होंने भारत में धक्के खाने शुरू किए। जब वो अमेरिका में गए, यूके में गए, यूरोप में गए, उनकी हमेशा एक ही स्टेटमेंट थी कि मोदी की गवर्नमेंट को हटाइए, हमारी गवर्नमेंट को ले आइए, हमारी हेल्प कीजिए, डेमोक्रेसी को बचा लीजिए। इवन कि जो इनके अय्यर हैं वो भी पाकिस्तान जाकर क्या बोलते हैं, इनको हटाइए, हमें ले आइए, हमसे जो लेना होगा हम देने को तैयार हैं। यानी कि जब देश के अंदर गद्दार बैठे हों, वो इंटरनेशनल फोरम्स में जाकर ये बोलते हों कि आप हमारी इलेक्शंस में इंटरफेयर कीजिए एंड वी आर रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर यू, आप जो कहेंगे हम कर लेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट? क्योंकि उन्होंने ये भी बोला था वहां पर कि इंडियन गवर्नमेंट जो है बड़ी हाई हेडेड हो गई है, किसी की बात सुनती नहीं है, अगर आप हमें ले आएंगे तो हम आपकी जैसे 70-75 साल आपके तलवे चाटते रहे, जूतों को चूमते रहे, हम फिर चूमना शुरू कर देंगे, लेकिन हमें प्रधानमंत्री बना दीजिए, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, रेजिम चेंज के लोगों से हमें मिलना पड़े, हम जाकर उज्बेकिस्तान में या कजाकिस्तान में मिलकर भी आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दैट मीन्स जो मोदी जी और राहुल गांधी, जो दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको दिखा दिया। और क्या मोदी जी जो इतने बड़े देश को चला रहे हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम? अब मैंने इसके ऊपर कई शोज बनाए हैं, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी लाइट डालता हूं कि जो सारे कंट्रीज हैं
ये क्यों लग गए हैं मोदी जी को हटाने के लिए? मुद्दा क्या है? मोदी जी से नफरत क्यों है? क्या इसलिए कि कांग्रेस से या राहुल गांधी से पैसे मिल गए? ऐसा भी नहीं है। उन लोग देशों के पास तो राहुल गांधी से ज्यादा पैसे हैं। फिर ऐसा क्या मुद्दा है कि सारे कंट्रीज हमारे पीछे लगे हुए हैं? पहली बात, पाकिस्तान से शुरू करते हैं, जो कि हमारा फेवरेट कंट्री ही पाकिस्तान है। उसके बाद चीन लेके जाएंगे, उसके बाद ये फाइव आइज की कंट्रीज के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि जब तक कांग्रेस थी, कांग्रेस भी फल फूल रही थी, कांग्रेस भी फल फूल रहा था। उनके जो आर्मी चीफ्स हैं, उनकी जो पतलून थी, वो हमने 9 मई को देखी है। कल उसकी बरसी भी मनाई गई है 9 मई को, जब इनके कमांडर हाउस में से इनके जो जनरल्स हैं उनकी पतलून उठाकर ले गए थे। वो लोगों के फिट नहीं आ रही थी, 3-3 लोग उस पतलून में या उस जैकेट में फिट हो सकते थे, इतनी मोटी जैकेट थी। ये कांग्रेस भी मोटी होती रही और उनके हुक्मरान या उनके जो आर्मी वाले हैं वो भी मोटे होते रहे पैसे कमाने में। मोदी जी के आने के बाद ये पूरा इकोसिस्टम तोड़ दिया गया और उसकी पहली झलक थी डीमोनेटाइजेशन, ताकि जो फेक करेंसी का रैकेट कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर शुरू किया था वो बंद किया। और उसके बाद आप देखिए, जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुआ है, कांग्रेस भी भिखारी हो गई, पाकिस्तान भी भिखारी हो गया। उसका रोना तो जायज है। पाकिस्तान को ये मिर्ची लगनी जरूरी थी। ऊपर से हम घर में घुस के मार के आते हैं। ये मोदी जी ने और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, दोनों ने बोला है कि भारत है, ये घर में घुस के मारेगा। वो बेशक उग्रवादी हो, बेशक वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये चीजों की पाकिस्तान को हमेशा ही दर्द रहेगा कि मोदी जी ने आकर हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो उसका रोना जायज है। इसलिए वहां से राहुल गांधी की सपोर्ट में स्टेटमेंट्स भी आप सुनते हैं, दुश्मन कंट्री से आ रही हैं। भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अब आते हैं चीन के ऊपर। चीन को प्रॉब्लम है दो तरह की। एक, चीन अपनी मनमर्जी करता रहा कांग्रेस के टाइम से लेकर 14 तक, यानी कि 47 से लेकर 2014 तक जो उसने करने की कोशिश करी की, उसका उदाहरण था बेशक वो 62 का वॉर था, उसके पहले था, उसके बाद में था। उन्होंने जो किया, हम हमेशा ही झुकते रहे कि नहीं, कहीं चाइना को नाराजगी ना हो जाए। हमने तो सड़कें तक नहीं बनाई अपने बॉर्डर के ऊपर, और आज वही बॉर्डर है, वही कंट्री है, वहां पे बॉर्डर की सड़कें भी हैं। 12 महीने हमारी आर्मी वहां पहुंच सकती है। टनल्स का जाल बिछा दिया गया है। और जो हमने चाइनीज के जो आर्मी के लोग हमारे एरिया में घुसे थे, उनका नाक हमने खून से ऐसे लहूलुहान किया था, वो कभी चाइना भूल नहीं सकता। और इसलिए दर्द भी है, वो आज तक नाक दर्द कर रही है चाइना की। दूसरा, जब राहुल गांधी 2008 में यहां पर आकर एक सीक्रेट एग्रीमेंट करता है सीसीबी के साथ, हमारी पूरी इंडस्ट्री का सौदा कर देता है। चाइना को वो आदते हैं कि कुछ पैसे फेंके और हमारे हुक्मरानों से कुछ भी साइन करवा लिया। आज क्या हो रहा है? ओ भाई, हमने टिकटॉक 2020 में बैन कर दिया था। अमेरिका को 4 साल लग गए एक टिकटॉक को बैन करवाने के लिए। हमने ऐसे किया और इनके 250 से ज्यादा तो ऐप बंद कर दिए जहां पर ये भारत से पैसे कमाते थे। क्या चाइना बर्दाश्त कर लेगा इन चीजों को? भी इतना फ्री पास दिया हुआ था चाइना के पास, चाइना को। आज हमने एक एक करके इनकी जो फिनिश गुड्स यहाँ पे आते थे उसके ऊपर रोक लगा दी। जहां जहां से पैसे कमा सकते थे उसके ऊपर रोक लगा दी। ऊपर से जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इनकी, बेशक वो Xiaomi है, Vivo है, हुआवे है, इनके खाते फ्रीज किए हुए हैं कि ये भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। हमारे न्यूज वालों को पैसे देते हैं, उसके खुलासे भी हमने ओपन कर दिए कि कैसे चाइना से पैसे निकलते हैं, अमेरिका पहुंचते हैं, अमेरिका से भारत में आते हैं, हमारी मीडिया वालों को खरीदा जाता है। और चाइना के ऊपर डायरेक्ट हमने अटैक किया है। ये चाइना को आदत नहीं है इन चीजों की, इसलिए वहां बौखलाहट है हमारे खिलाफ जो ये काम कर रहे हैं। और वहां पे कभी पुल बना दिया, कभी पुल की प्लानिंग दिखा दी कि देखिए हम यहाँ कर रहे हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से राहुल गांधी को मुद्दा मिले मोदी जी को घेरने के लिए। ये दो कंट्रीज का मैंने बता दिया आपको। अभी आते हैं हम लोग अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया तो चलो मजबूरी है उसकी कि फाइव आइज का वो पार्ट है, उसे बीच में टैग अलोंग होना पड़ता है। पहले बात करते हैं अमेरिका की। ओंकार जी, एक चीज बताइए, क्या अमेरिका के सामने हमने अपने प्रधानमंत्री को
जाकर झुककर बात करते हुए हमने नहीं देखा। मोदी जी की स्टेटमेंट भी थी एक बार कि जब मैं देखता था हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते थे, उनको ऐसे खींच के लेके जाते थे जैसे कि उसकी कोई औकात ही ना हो। मैंने वो ट्रेंड चेंज किया। अब जब तक वो मिलते नहीं है बाजुएं खोलकर, मैं भी उस ट्रेंड को चेंज कर दिया है। ऊपर से जैसे आजकल जयशंकर जी जाकर उनके मुंह पे जैसे तमाचे मारते हैं, बेशक वो रशिया से तेल खरीदने का मैटर बैटर हो, भाई गोरों के मुंह पे तमाचा ऐसे मारते हैं जयशंकर जी कि चाइना जैसी कंट्री जो किसी भी फॉरेन मिनिस्टर को या प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट की कोई स्पीच यहां दिखाई नहीं जाती, उनकी कभी तारीफ नहीं की जाती एक्सेप्ट देयर ओन प्रेसिडेंट। यहाँ मोदी जी की तारीफ कभी नहीं होती सोशल मीडिया पर, लेकिन जयशंकर जी की जो स्टेटमेंट्स हैं उसे चाइनीज में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखाया जाता है कि देखिए अरे साहब, भारत। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका को ये कहने की किसी की हिम्मत नहीं पूरी दुनिया में जो भारत ने कहा है। अभी जो यूनिवर्सिटीज में अभी फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे थे और जिस तरीके से वहां मार्शल्स को और मिलिट्री के एक विंग को बुला करके उनका दमन किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उस पर हमारे विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि डेमोक्रेसी और कानून व्यवस्था के बीच में अमेरिका को संतुलन बनाना चाहिए। और दूसरे ये कहा कि वहां जो घटनाएं हो रही हैं उन पर भारत की बारीक नजर है। मतलब जिस लैंग्वेज में अमेरिका हमारी घटनाओं पर बयान देता था, ठीक उसी तरीके के बयान हमारे विदेश मंत्रालय ने दिए हैं। ओंकार जी, पहली बात ये देखिए, जो जयशंकर जी है जैसी स्टेटमेंट्स देते हैं, भाई तमाचे की आवाज अभी तक गूंज रही है अमेरिका के चेहरे के ऊपर और कानों में, और उंगलियों के निशान अभी तक हटे नहीं है जो जयशंकर जी ने 2 साल 3 साल पहले चपेट लगाई थी। और अब तो जयशंकर जी को ऐसे लगने लग गया है कि यार ये छोटी मोटी कंट्रीज के बारे में मुझे बोलना नहीं चाहिए। उन्होंने एक छोटा सा हाथ भी अपना आगे कर दिया जो स्टेटमेंट देता है कि वी आर वॉचिंग क्लोजली दी हैपनिंग्स इन अमेरिका। साथ में एक और भी चीज बोली है कि दूसरों को बयान देने से अच्छा है पहले आप अपनी कंट्री में झांक कर देख लीजिए कि आपकी यस, कंट्री में क्या हो रहा है, उसके बाद आप दूसरों को ज्ञान दिया करें एंड वी आर वॉचिंग इट मतलब क्लोजली। वो अगर इसलिए हम हिंदी हिंदी में कहें तो अपने गिरेबान में झांक करके देखो पहले। भाई जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं मारते हैं। तो ये जयशंकर जी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जिस दिन जयशंकर जी का आ गया उस दिन तो तांडव डांस होना शुरू हो जाता है अमेरिका में कि अब हम करें क्या। अब अमेरिका को ये आदतें नहीं है हमारे यहाँ से चपेड़े खाने की जो हम लगा रहे हैं अमेरिका के कंट्री के अंदर हर रोज जयशंकर जी या फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, इस बात की चिढ़ है। दूसरा, अमेरिका ने अगर हमें 10 चीजें बोली हैं कि आप ये काम ना करें, हमने 10 के 10 काम किए जो हमारे देश के हित में थे। बेशक वो राफेल खरीदना हो, बेशक वो रशिया से तेल खरीदना हो, बेशक वो S-400, 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 यस बिल्कुल। S-400 लेना हो, या कहीं से सबमरीन लेनी हो, वो बेशक न्यूक्लियर सबमरीन ही क्यों ना हो। अमेरिका चाहता था कि वहां पर अमेरिका की एंट्री हो, हमने नहीं किया। बेशक वो हमने तुर्की से ड्रोन खरीदने हो, हमने अमेरिका से नहीं खरीदे, पहले हमने तुर्की से 100 से ज्यादा ड्रोन खरीदे थे। आप कोई भी डिप्लोमेटिकली कोई भी चीज देख लीजिए, बेशक वो पोर्ट ही क्यों ना लेने हो, वो ग्रीस में हो, वो मालाबार में हो, कहीं भी हो, हमने कोई भी अमेरिका की बात नहीं सुनी। जो हमारे हित में था हमने वो किया। अमेरिका को ये चीजें पसंद नहीं है। और आपको मालूम है हिस्ट्री में जिस जिस आदमी ने आंखें दिखाई हैं अमेरिका को, वो गद्दाफी हो, सद्दाम हुसैन हो, इमरान खान हो, वो कोई भी हो, उनको एक ही काम किया रेजिम चेंज करने में, पूरी ताकत लगा दी सीआईए ने। या तो उस आदमी को हटा दिया गया या कोई ना कोई रेवोल्यूशन करके उस कंट्रीज के अंदर उन्हें गिरा दिया गया, बेशक वो ईरान ही क्यों ना हो। तो आपको हिस्ट्री के अगर देखेंगे तो वही चीज इन्होंने भारत में भी करनी शुरू करी। 1 साल से चल रहा है, आज का नहीं है। हाइडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी दानी को घेरने के लिए, क्या था? एक फेक रिपोर्ट, ताकि यहाँ की जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो डूब जाए, हमारी स्टॉक मार्केट जो उछाल कर रही थी वो गिर जाए, और मोदी जी को दिखाया जाए कि इन्हें इकोनॉमी की समझ ही नहीं है। और यहीं पर आती है हमारे इन्वेस्टर्स की या हमारे लोगों की समझ।
लोगों को समझ आ गया कि ये एक फेक रिपोर्ट है, हमारी मार्केट को गिरने ही नहीं दिया, उल्टा वो डबल ट्रिपल और आगे निकल गई। तभी अमेरिका वालों को समझ नहीं आती कि यार यहाँ पर ये अनपढ़ लोग, इन्हें इतनी समझ कैसे है। यही समझ की बात मोदी जी बार बार बोल रहे हैं। अब आते हैं कनाडा के ऊपर। कनाडा की प्रॉब्लम भी यही थी, असी गोरे तुसी काले, तुसी साढ़े सामने की करोगे। फिर उनके दिमाग में जो सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था कि हम मोदी जी को घेर लेंगे और इनको घेरते हुए हम अपने इलेक्शंस में जो सिख कम्युनिटी है उन्हें अपने पाले में करके हम इलेक्शंस जीत जाएंगे। ऐसा ही होता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था ये मोदी है, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है जो जस्टिफिकेशन देती फिरेगी। हमने भी एक ही बात बोली कि प्रूफ है तो दिखाइए। हमें मालूम था कि प्रूफ है ही नहीं, क्योंकि हमारी इन्वॉल्वमेंट कहीं दिखती ही नहीं है या नहीं है मैं उसके ऊपर नहीं आता हूं। और 1 साल ट्रूडोमल यही बोलता रहा कि हमारे पास प्रूफ है, हम देने को तैयार हैं, लेकिन दिया नहीं। और अब जाकर बोल दिया कि 3 आदमी पकड़े गए हैं जो कि बिश्नोई गैंग के थे, किसी के भी थे, मतलब नहीं है। लेकिन पकड़ने के बाद बेशर्मी से यह भी बोल दिया कि ये लोग इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए थे, जबकि प्रूफ अभी भी सामने नहीं है, उनकी अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। ट्रूडो ने बोल दिया इनकी इन्वॉल्वमेंट इंडियन गवर्नमेंट के कारण है। इसे अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अटेम्प्ट नहीं बोलेंगे इन्फ्लुएंस करने के लिए हमारी इलेक्शंस को, तो इससे अलावा और क्या इन्फ्लुएंस होता है। और यही काम है जो ये सारी ताकतें लगी हुई हैं करने के लिए। रीजन एक ही है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ भारत, जो इन लोगों ने कभी देखी नहीं थी, कभी सोचा नहीं था कि भारत कभी ऐसे जवाब देगा और कॉन्फिडेंटली देगा। अब जो मोदी जी ने बोला है 4 जून के बाद इनका फड़फड़ाना ये खत्म होएगा। फड़फड़ाना बोल रहा हूं, जैसे फड़फड़ाते हैं वो क्या होते हैं वो जो लाइट के पास करते हैं। और लास्ट लास्ट सेंटेंस मैं दोबारा सुनवाता हूँ। लास्ट सेंटेंस, ये विरोध और ये जो तीव्रता है, लास्ट सेंटेंस सुनिए, मैं ये लास्ट सेंटेंस सुनवाता हूँ आपको। ये फटफटाती है, तो ये वो फटफटाहट है। अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है जी। अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है जी। यस सर। ये जो कह रहे हैं अंधेरे में जाना है, 4 जून के बाद इनको काल कोठरियों में डालेंगे, जो पिछले कुछ सालों से षड्यंत्र रच रहे हैं। सर ये जो वर्ड है इसका इतना इम्पैक्ट है और ये दर्द कहां कहां तक जाएगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बाद से ये ऑपोजिशन वाले और कई और जो टीवी पे आने वाले हैं और यूट्यूब पे बैठकर वीडियोस बनाते हैं, इन सबकी दुकानदारी बंद होने वाली है। ये चीज तो समझ आ गई है। और ये जो बोला है डार्क डार्क वर्ड अंधेरे में, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इनके साथ क्या होने वाला है। और मैंने एक चीज और नोट करी है इस इलेक्शन में, मोदी जी का जो तेवर है, उन्होंने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया पहले 100 दिन में मैं इतने बड़े बड़े फैसले लेने वाला हूं कि सारी दुनिया देखेगी कि यार कोई मोदी ने कुछ काम किया है। अब उसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपको याद होगा कि जब 2019 के इलेक्शन हुए थे उसके इमीडिएटली बाद एक बहुत बड़ा फैसला जो शायद आपने या मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था कि कभी भारत में होगा, 370 हटेगा। वो काम इमीडिएटली इलेक्शंस के बाद हक्का बक्का कर दिया था सारी दुनिया को। ये क्या हो गया, सदमा ऐसा था कि लोग आज तक अभी 4-5 साल हो गए हैं, हमारे दुश्मन को यह समझ नहीं आ रहा कि उसके ऊपर रिएक्शन क्या दिया जाए। अब इस बार 370 तो बहुत छोटी चीज लगेगी जो ये इस बार करने वाले हैं। और उसके लिए ये जो दुकानदारी खोल के बैठे हैं भारत के खिलाफ बोलने वाले, वो दुकानदारी बंद होने वाली है। इसीलिए कुछ अमेरिका में बैठे हुए लोग जो यहाँ पर हमारी संपत्ति को जब्त करने के प्लान बना रहे थे, ऑलरेडी रिजाइन भी करना शुरू हो गया। यानी कि चूहे सबसे पहले किश्ती छोड़कर भागते हैं, चूहों ने किश्ती छोड़कर भागना शुरू भी कर दिया है। आपको ये नहीं लगता है कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड बहुत कम समय में बना करके 200 करोड़ से ज्यादा तो अपने नागरिकों को लगवाने, बहुतों को तो 3-3 डोज देने और दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को सप्लाई करने, उनमें से बहुत सारे देशों को मुफ्त में गिफ्ट के तौर पर देने। इसके अलावा रक्षा सुरक्षा उपकरणों की कम से कम 100 ऐसे रक्षा सुरक्षा उपकरण हैं जिनका उत्पादन भारत ने अपने देश में शुरू कर लिया है। ये मोदी जी के समय हुआ है। और इसके अलावा
कई देशों की दुकानें उन्होंने बंद कर दी हैं। छोटी-छोटी चीज़ें भी जो हैं वो वहाँ से मंगवाई जाती थी, और जो डिफेंस के सौदे हुआ करते थे उनमें क्या-क्या नहीं होता था। ऐसे लोगों की देश के भीतर भी और देश के बाहर भी उन दलालों की दुकानें बंद कर दी, उन देशों की दुकानें बंद कर दी। इसलिए भी मोदी निशाने पर है। देखिए ओंकार जी, डिफेंस के ऊपर अभी अभी एक स्टेटमेंट आई कि अगले साल से जो बुलेट्स हैं, बॉम्ब्स हैं, कुछ भी हैं, वो हम कोई भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम आत्मनिर्भर ऑलरेडी बन चुके हैं। अब आप सोच के देखिए, डिफेंस की जो इंडस्ट्री है वो चलती ही कुछ देशों के कारण है। भारत अब नंबर तो हम वन सप्लाई कर रहे हैं। 20,000 करोड़ का ऑलरेडी सप्लाई हम करते हैं। सप्लाई कर चुके। जो डिफेंस होता है उसमें खरीदार बहुत कम कंट्रीज होती हैं जो बल्क में बड़े लेवल पर खरीदारी करती हैं। हम लोग कुछ साल पहले तक हम नंबर वन इंपोर्टर थे आर्म्स एंड एमुनिशन के। आज हम एक्सपोर्टर बन गए हैं कुछ ही सालों में, और वो टेक्नोलॉजीज हमने बनानी शुरू कर दी हैं, अपनी डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी है। R&D का जो हमारा सेंटर है DRDO, इतना ब्यूटीफुल काम कर रहा है। मैं वहां पर विजिट भी करके गया था क्योंकि मैं किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। हम लोग डिफेंस के कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर भारत की गवर्नमेंट को बेचना चाहते थे कोरिया से। तो मैंने देखा है DRDO कैसे काम करता है। अभी आज की डेट में वो बाबू वाला काम खत्म हो गया है, और यही चीजें हैं जिसके कारण जो फॉरेन की कंट्रीज हैं उन्हें दिक्कत है कि भैया इतनी बड़ी मार्केट हमारे हाथ से फिसलती जा रही है। कांग्रेस के टाइम पर बड़ा आसान था, डील कीजिए, 30-40% कमीशन दीजिए, कुछ भी बेच दीजिए, बेचे वो कूड़ा ही क्यों ना हो। वो भाई जवाहरलाल नेहरू के टाइम से वो जीप स्कैंडल जो हुआ था, कोई किसी का अता पता नहीं किसको ऑर्डर दिया है, और वो सारी की सारी जीप्स भी वो खराब निकली थी। बॉफर्स का केस हमने देखा है, उसके बाद भी सोनिया गांधी का तो हम ना ही कुछ बात करें तो अच्छा है। इसलिए हमारे पीछे ये पड़े हुए हैं क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हाथ से निकल गई। दूसरा मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, जो ये जो कोविड शीट का जो ये स्यापा लेके बैठे हुए हैं, यूके वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसके ऊपर कि भाई इससे हार्ट के ऊपर फर्क पड़ता है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। प्रूफ नहीं है। जैसे हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट 1.5 साल के बाद प्रूव हो गई कि ये एक एजेंडा था शॉर्ट सेलिंग का, और कुछ भी नहीं है। कोविशील्ड में भी ऐसा ही होगा। अब आप देखिए 200 करोड़ लोग, 200 करोड़ तो हमने इंजेक्शन भारत में लगा दिए। कितने लोगों को आपने सुना है कि उनको हार्ट अटैक हो गया? इट विल बी लाइक मे बी 10-20 करोड़ लोगों में से एक आदमी को कहीं हार्ट अटैक हुआ होगा। एक करोड़ में किसी एक को होता है, और Yes. वो भी दूसरे कारण होंगे, दूसरे कारण हो सकते हैं। अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, सर आपने एस्पिरिन का नाम सुना होगा, डिस्परिन का नाम सुना होगा। हमें कुछ भी चीज होती है हम एस्पिरिन या डिस्परिन ले लेते हैं। अब आपको मालूम है कि ये प्रूवन है कि वो मेडिसिन को लेने से ब्लड क्लॉट्स बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो जब इतनी छोटी छोटी मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट हैं, तो कोविशील्ड के भी हो सकते हैं कि कोई साइड इफेक्ट हो। पहले तो यूके अमेरिका वाले जो मेडिसिन ये बेचते हैं हमें उसी का हिसाब दे देते कि भैया जो छोटी छोटी मेडिसिन हैं उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि भारत की मेडिसिन है, इसलिए अटैक किया जा रहा है, वो भी इलेक्शंस के टाइम पर। दिस इज ओनली एन एजेंडा, नथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि मोदी जी हर जगह पर बोलते हैं हमने वैक्सीन दुनिया के सबसे पहले तेजी से अपने लिए भी बनाई, अपने नागरिकों को बचाया और दुनिया में भी बेची। जबकि वो लोग वहां पर धंधा करने की कोशिश कर रहे थे, पैसे बनाने की कोशिश कर रहे थे महामारी में भी। और भारत ने फ्री में उनको इंजेक्शन दिए सारी दुनिया को। और आज 150 कंट्रीज तो भारत के साथ खड़े हैं ग्लोबल साउथ के अंदर। हमें अनडिक्लेयर्ड लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी हमें बना दिया है। अमेरिका को डॉलर फेंकने पड़ते हैं सर दुनिया को अपने साथ में करने के लिए। हम बिना डॉलर खर्चे दुनिया को अपने पाले में कर रहे हैं। दर्द तो होगा ही, और यही रीजन है ये सारी इन्वेस्टिगेशंस खड़ी की जा रही हैं और यहाँ पर रेजिम चेंज का पूरा प्लान बनाया जा रहा है। रेजिम चेंज का रीजन एक ही है, जिस तरह से हम स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जिस तरह से हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं, इनकी दुकानदारियां बंद कर रहे हैं, इनको तमाचे मार रहे हैं, और हम किसी के बाप की परवाह नहीं करते क्योंकि भारत है, भारत अपने फैसले खुद लेता है। ये चीज इनको बर्दाश्त नहीं है। आपको पहला सेंटेंस याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो वहां उपस्थित डिग्निटीज को संबोधित कर रहे थे? पहला सेंटेंस था उनका, भगवान राम आ गए आ गए। हैं। भगवान राम आ गए।
और उन्होंने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था कि युग परिवर्तित होने वाला है। तो क्या दुनिया और यहाँ भी हिंदुस्तान में भी जो लोग बैठे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को कि किस तरीके से लोगों का पूरा माइंडसेट चेंज हो रहा है और उन्होंने अ पूरी मतलब गर्दन सीधी करके जीना सीख लिया है आत्मविश्वास के साथ। और अभी तो सुमित जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी तो हमने ब्रिटेन को पीछे धकेल करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर के पायदान पर आए हैं। अभी जापान और जर्मनी को भी पीछे धकेलना है और हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। चाइना और अमेरिका की 5 में जाके खड़े होने वाले हैं। उसके बाद इनका क्या होगा? इनको तो दौरे पड़ने शुरू हो जाएँगे मिर्गी के। ओंकार जी, पहली बात बताता हूँ आपको, आपने अर्थव्यवस्था की बात करी है। पहले वर्ल्ड बैंक वाले, IMF वाले बोलते थे कि हम 2030 तक हम शायद 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे। फिर इन्होंने 2027 बोलना शुरू कर दिया। अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि 2024 के एंड तक हम 4th लार्जेस्ट बन जाएंगे और हो सकता है कि अगले साल तक हम 3rd लार्जेस्ट भी बन जाएंगे। उसका रीजन है, हम 7-8% पर राइज कर रहे हैं। अभी तो 4 जून आई नहीं है। 4 जून को अगर 400 पार मोदी जी कर गए, आप देखेंगे कि 4 जून की रात को दिल्ली में प्लेन लैंड करने की जगह नहीं मिलेगी। दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसका हेड हमारे कंट्री में मोदी जी को मिलने के लिए और एग्रीमेंट साइन करने के लिए नहीं खड़ा होगा। पहली बात तो ये, दैट मीन्स जो आज हम बिना दुनिया की सपोर्ट के 7-8% पे राइज कर रहे हैं, ये 10-12% को हम क्रॉस कर जाएंगे। पहली बात ये। दूसरा, जितनी तेजी से हम बढ़ रहे हैं, जापान उतनी ही तेजी से घट रहा है। उसकी करेंसी 50% नीचे गिर चुकी है, डी वैल्यू हो चुकी है, ग्रोथ जीरो है। पहली बार जापान को अपने बैंकों को बचाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ा है। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था। ये तो हालत है जापान की। जितनी तेजी से हम बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से वो नीचे आ भी रहे हैं। जर्मनी का भी यही हाल है, इसलिए इनका रोना तो तय है। दूसरी बात बताता हूं मैं आपको, झंडे वाली बात बोली आपने कि सारा भारत आज गर्व से सर तान कर जय श्री राम का नारा लगाता है। हमने भी आज का शो जय श्री राम से ही शुरू किया था, वो भी दुश्मन की धरती पे बैठकर। क्या आप सोच के बताइए, 2014 से पहले ये हिम्मत हम सनातनियों में थी कि हम भारत में बैठकर जय श्री राम बोलते थे। आज आपने देखा होगा कि पूरे दुनिया से वीडियोस आती हैं कि भारतीय हर जगह पर जो वोट भी नहीं कर सकते, वो श्री राम के झंडे लेकर वोट फॉर मोदी की कैंपेनिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया में। क्या कभी आप अंदाजा लगा सकते थे ये कभी होगा? नहीं था। दूसरा, चाइना के अंदर एक चीज है कि ये क्या कर दिया है मोदी जी ने कि पूरा भारत एक झंडे के नीचे आके खड़ा हो गया है और जय श्री राम एक नेशनल एंथम बन गया है। ये नेशनलिज्म, ये नेशनल प्राइड, ये भारतीयों में आ कैसे गई? और एक आदमी, एक चाय वाला मोदी, ये कैसे कर सकता है कि जो 75 सालों से हमारा एजेंडा था, इनको नेशनलिज्म से दूर रखने का, एक मोदी ने आकर सबको नीचे कर दिया एक झंडे के नीचे। और ये काम राम मंदिर बनने के बाद नहीं हुआ है साहब, ये उससे पहले ही हो चुका था। हमें विश्वास था कि राम आएंगे, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही नहीं बोला जाता। और इसी बात की बौखलाहट है पूरी दुनिया में, क्योंकि जब नेशनल प्राइड आपकी बढ़ती है, आपको हराना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसका उदाहरण है पाकिस्तान। अब आप देखिए पाकिस्तानियों के ऊपर, उनको नेशनल प्राइड जीरो है उनके अंदर, बिल्कुल भी। उनको लगता है कि यार इज्जत तो आनी जानी चीज है, अगर चली भी जाए है ही नहीं तो जाएगी, जा भी चली भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें हैं जिसके कारण ये बौखलाहट है। और मैं आखिरी आपको एक उदाहरण और देता हूं, या आपका अटेंशन एक चीज की तरफ लेके आता हूं, जो राम मंदिर था। जब राम मंदिर इनॉग्रेट किया, जैसे आपने बोला पहले, मोदी जी ने बोला राम आ गए हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद मोदी जी ने कल्की जी का भी मंदिर का उद्घाटन किया था। और ये दो चीजों को अगर आप जोड़ दें तो आप समझ जाएंगे कि मोदी जी कौन सी चीजों के ऊपर नजर हमारी लेके आने वाले हैं। और पार्लियामेंट में जो आखिरी भाषण था, उसमें उन्होंने बोला था कि हम एक ऐसी नींव अगले 1000 साल की रखने वाले हैं
कि इस देश को पीछे कोई कर ही नहीं सकता। 25 साल का तो एक रोड मैप है और 1000 साल की नींव है। इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है जियो पॉलिटिक्स के अंदर ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स होते हैं ये दुनिया देखती है साहब कि मोदी जी का विजन क्या है, मोदी जी करने वाले क्या हैं। अब भारत को हम झुकाकर काम नहीं कर सकते, अब पार्टनरशिप ही करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बार बार सबको बोलता हूं, भैया अगर आपको देश का नाम और ऊंचा देखना है कि मोदी जी ने पहले 10 साल दुनिया में जाकर रिलेशनशिप बनाए, आज मैं चाहता हूं कि मोदी जी को पूरी दुनिया में जाने की जरूरत ना पड़े, दुनिया हमारे कदमों में आए। आप 400 लेकर तो दिखाइए, उसके बाद देखना आप कि मजा क्या है कि सारी दुनिया हमारे कदमों में आई होगी और हम चूज करेंगे किसके साथ काम करना है और किसके लात मारनी है उसके पिछवाड़े पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित जैन साहब। आप जुड़े, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम।